बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी व्हाट इज़ डाटा टाइप और डिफरेंट जो डाटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होती हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट इज़ डाटा टाइप एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत कम यानी कि 5% कह लें या 3% कह लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर के ऊपर पेपर में कभी आया है। अदरवाइज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटा टाइप, और इसके साथ आगे जो इसकी दो टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड डाटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो आप एक हिसाब से ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे तो आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ भी गया तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो इसको आप इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रख सकते हैं, मार्क इसको आप कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर के ऊपर। अब इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं जी किस चीज को, डाटा की टाइप को, डाटा की टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, उस डाटा की टाइप को जिसने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होना। जाहिर बात है, आप जब सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो सी के प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जब हम कहते हैं कि मुख्तलिफ टाइप्स के वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ डाटा टाइप्स हैं जो हम इन वेरिएबल्स के लिए सेट कर रहे हैं। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टाइप का क्योंकि आपने उसके अंदर इंटीजर डाटा स्टोर करना था। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट का, आपने पिछले प्रोग्राम्स में देखा भी है, आपने उसमें रियल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपने स्टोर करना था। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया करैक्टर टाइप का, आपने उसके अंदर कोई करैक्टर को सिंबल स्टोर करना था। तो जो डाटा टाइप्स होती हैं वो उस डाटा की टाइप को बेसिकली बता रही होती हैं, स्पेसिफाई कर रही होती हैं जो आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। इट आल्सो डिफाइंस सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन द डाटा, इसके साथ साथ उस डाटा के ऊपर किस टाइप का ऑपरेशन होना है, कौन कौन सा ऑपरेशन होना है या क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, वो भी इस डाटा टाइप से आपको पता चल जाता है। या ये डाटा टाइप उस चीज को भी जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। एवरी डाटा टाइप हैज अ रेंज ऑफ वैल्यूज, हर डाटा टाइप जो है वो सपोर्ट करती है एक खास जो है वो रेंज को, वैल्यूज की खास रेंज को, एंड रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। और जाहिर बात है रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर उसको उस हिसाब से जगह भी, स्पेस भी जो है वो डिफरेंट जो है वो चाहिए। कंपाइलर जो है वो मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है हर वेरिएबल को या हर कांस्टेंट को जो आपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है उसकी डाटा टाइप के मुताबिक। फॉर एग्जांपल जैसे हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि अगर आपने किसी वेरिएबल की डाटा टाइप इंट रखी तो उसको मेमोरी के अंदर कितने बाइट मिलेंगे, 2 बाइट जो है वो उसको कंपाइलर आपका असाइन कर देगा, एलोकेट कर देगा। अगर आपने अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल की टाइप फ्लोट रखी तो उसको मेमोरी के अंदर कंपाइलर 4 बाइट जो है वो एलोकेट कर देगा। तो ये जो मेमोरी एलोकेशन कितनी करनी है इंटीजर को, फ्लोट को, ये डिपेंडेंट है आपके कंपाइलर के ऊपर, किसी हद तक आपकी मशीन के ऊपर भी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपके कंपाइलर के ऊपर ये चीज डिपेंड कर रही होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई करेक्ट डाटा टाइप्स फॉर द वेरिएबल, कह रहे हैं ये बड़ा लाजमी है कि आप अपने सी के प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स की डाटा टाइप आप जो है वो मेंशन कर रहे हैं या स्पेसिफाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है जी, सो दैट डाटा कैन बी स्टोर करेक्ट, ताकि आपका डाटा सही सही उन वेरिएबल में स्टोर हो जाए। मतलब कहने का ये कि आपने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना है किसी वेरिएबल में और आप उस वेरिएबल की डाटा टाइप रख देते हैं इंटीजर, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि जो फ्लोटिंग पॉइंट में जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसका वो इग्नोर हो जाएगा। तो आपको करेक्ट डाटा जो है वो उस वेरिएबल में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट यानी इंटीजर, और वैल्यूज में स्टोर कौन सी कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कोई भी इशारिये वाला नंबर आप उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उस वेरिएबल में स्टोर क्या हो जाएगा, सिर्फ
होल जो इंटीजर पार्ट है वो स्टोर हो जाएगा और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है वो इग्नोर हो जाएगा, तो करेक्ट वैल्यू तो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए वो कह रहा है कि करेक्ट डाटा टाइप आप स्पेसिफाई करें, ये बड़ा लाजमी है वेरिएबल्स के लिए आप अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि जो डाटा है वो करेक्टली स्टोर किया जा सके। अच्छा, उसके बाद यहाँ हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा टाइप। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ये डाटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। इनमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए, इन होल नंबर्स के लिए इंटीजर्स को हम यूज़ करेंगे। जो रियल नंबर्स हैं, जो हमारे रैशनल इरेशनल जो नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपके होते हैं सिंपली, उनके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करेंगे। जो बड़े रियल नंबर्स हैं या बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनके लिए हम डबल डाटा टाइप यूज़ करेंगे। और अगर हमने कोई सिंबल या कोई एक सिंगल करैक्टर स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए हम करैक्टर डाटा टाइप जो है वो स्टोर करेंगे। तो ये समझें, ये कीवर्ड्स हैं। आपने वो 32 कीवर्ड अपने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, आई थिंक सेकंड लास्ट जो हमारा कुछ लेक्चर हुआ था। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं इंट, फ्लोट, डबल, चार, जो कि हम डाटा टाइप्स स्पेसिफाई करने के लिए अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। अब डाटा टाइप्स की हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ दो टाइप्स हैं। वैसे तो आप जावा में भी जाएंगे या किसी और लैंग्वेज में भी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यही आपको दो टाइप्स जो हैं वो उन लैंग्वेज के अंदर भी मिलेंगी, जो मेन जो टाइप्स हैं। तो पहली कौन सी टाइप है डाटा टाइप में? स्टैंडर्ड, और दूसरी यूजर डिफाइंड। हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब भी स्टैंडर्ड का वर्ड आएगा तो उसका मतलब होगा सी लैंग्वेज के डेवलपर्स ने जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स या फंक्शंस या कुछ भी, जैसे वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की हमने बात की थी, तो जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं वो हमारे लिए स्टैंडर्ड होंगी। जब भी स्टैंडर्ड का वर्ड आए तो उसका मतलब होगा ये लैंग्वेज डेवलपर्स ने जो प्री डिफाइंड कुछ कंस्ट्रक्ट्स रखे हुए हैं या कुछ जो नाम रखे हुए हैं या कुछ डाटा टाइप्स रखी हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो आइडेंटिफायर में भी हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं। इसी तरह डाटा टाइप्स भी दो तरह की हैं। सी लैंग्वेज डिफाइंड सम डाटा टाइप्स, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स, अ डाटा टाइप दैट इज प्री डिफाइंड। तो ये समझें कि बज़वर्ड की वर्ड है इन द लैंग्वेज, की वर्ड हमारे लिए, यानी जो पेपर में आपने लिखना है तब डेफिनेशन मुकम्मल होगी स्टैंडर्ड डाटा टाइप की। तो डाटा टाइप जो कि प्री डिफाइंड है लैंग्वेज के अंदर, उसको हम स्टैंडर्ड डाटा टाइप कहेंगे। और ये सारी ऊपर स्टैंडर्ड डाटा टाइप चाहिए, इंट, फ्लोट, डबल, चार, ये तो ऑलरेडी लैंग्वेज में पहले से मौजूद है, हम तो सिर्फ इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये चारों जो हैं ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं, ये हमने नहीं, यूज़र ने नहीं बनाई, यानी एज ए प्रोग्रामर मैंने इनको जो है वो तैयार नहीं किया अपने प्रोग्राम में, या मैंने इनके लिए कुछ कोड नहीं लिखा कि ये इंट ऐसे काम करती है या फ्लोट ऐसे काम करेगी। तो ये पहले से ही तय है कि इंट का मतलब क्या है और फ्लोट का मतलब क्या है, ये कंपाइलर को पहले से ही पता है। और किसने बताया कंपाइलर को? लैंग्वेज डेवलपर्स ने बताया। तो ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स है, आगे लिखा भी होगा। और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स जो हैं, जिसमें हम खुद से भी सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद की डाटा टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर आप स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, यूनियन यूज़ कर सकते हैं। तो इनको यूज़ करके यूज़र खुद की डाटा टाइप जो है वो भी डिफाइन कर सकता है। तो आप आगे एडवांस क्लासेस में जब ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो कि स्ट्रक्चर और यूनियन की फॉर्म में है वो भी आपको पढ़ाई जाएंगी। फिल वक्त हम सिर्फ इतना ही यहाँ बात करेंगे कि सी हमें इजाज़त देती है कि यूज़र जो है यहाँ खुद की डाटा टाइप जो है वो क्रिएट कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, उसको यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हम कहेंगे। आप नीचे एग्जांपल देना चाहें तो स्ट्रक्चर और यूनियन की दे सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स आर यूनियंस आर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, यानी इनके जरिए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स जो है वो डिफाइन की जा सकती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डाटा टाइप, और उसके अंदर हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो आप जो है वो इनको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनमें से अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, व्हाट इज इंटीजर डाटा और डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा टाइप्स टू स्टोर इंटीजर डाटा। कह रहे जी इंटीजर डाटा क्या होता है, और सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हम सी लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर डाटा को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। तो इंटीजर डाटा क्या होता है ये तो हम पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं भाई।
ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जिनके अंदर जो है वो कोई डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो शामिल नहीं होता। इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। हमने मिसाल भी जो है वो ली थी, जैसे यहाँ भी इसने मिसाल दे दी है, तो ये जो है वो को बड़ी डील नहीं है कि हम इसको दोबारा जो है वो इसके ऊपर कुछ गौर व फिक्र करें। तो इंटीजर डाटा टाइप्स की डेफिनेशन हो गई। अब असल बात यह है कि कौन सी डाटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर हैं जो इंटीजर डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक बात मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो सवाल है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर के ऊपर आपने याद करना है, ठीक है जी। और ये सेमी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा हमारे पास। पेपर में जो है वो व्हाट इज इंटीजर डाटा तो ऐसा बहुत कम पूछा गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी इसमें टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं जो नीचे आपको नजर आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर इस जगह से जो है वो पूछा गया। याद रखिएगा, जो हम कहते हैं कि ये सेमी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे नहीं आएगा ज़्यादा वो सवाल। तो इसका फिर दूसरा ये भी मतलब निकलता है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो है वो उससे पूछा जा सकता है। तो ये भी उन्हीं सवालों में से एक सवाल है। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो वो फिर आपके वहाँ काम आएंगी ये चीज़ें। तो डाटा टाइप्स कौन सी है इंटीजर के लिए? सी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा एज फॉलोज। एक तो है इंट, जो कि आपने देख लिया हम यूज कर रहे हैं। एक है शॉर्ट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। ये पांच जो हैं वो पांच ही बनी ना, पांच डाटा टाइप्स हैं मुख्तलिफ, जो कि सी लैंग्वेज के अंदर जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं और आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है और आप चाहते हैं कुछ वेरिएबल में आप कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, कुछ होल नंबर स्टोर करना चाहते हैं विदाउट फ्रैक्शनल जो पार्ट या डेसिमल पॉइंट के बगैर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर इन पांच में से कोई डाटा टाइप आप जो है वो यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। जैसे सबसे पहले कौन सी है जी हमारे पास? इंट। तो मैं जो है वो इनको पढ़ने एक एक डाटा टाइप हम पढ़ेंगे ये वाली, उसके बाद मैं आपको बस ये टेबल रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो इसको जो है वो देख लें, क्योंकि असल इसमें चीज़ जो है वो यही है कि डाटा टाइप का नाम, वो मेमोरी में कितने बाइट जो है वो उसको एलोकेट होंगे, और रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है। तो ये तीन चीजें जो इस टेबल में है, तो असल चीज जो है ये टेबल है जो आपने बेसिकली याद करना है, ठीक है जी। लेकिन हम ये थोड़ी सी ऊपर बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें बात हो क्या रही है। तो इंट डाटा टाइप के बारे में वो क्या लिख रहा है, अब ये याद रखिएगा ये पांचों जो हैं ये इंटीजर डाटा टाइप्स हैं, ठीक है जी। तो इनमें फिर फर्क क्या है, पांचों पांच क्यों है, एक क्यों नहीं? तो एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इंट डाटा टाइप इस्तेमाल होती है इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक हो गया। ये तो हम कर भी रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इंटीजर वेरिएबल स्टोर करता है नंबर विद नो फ्रैक्शनल पार्ट। बिल्कुल जारी बात है, इंटीजर अभी हम बात ऊपर करके आए हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं जैसे 11 है, 10 है, 25 है, विद डेसिमल पॉइंट नंबर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये नहीं है। तो इस तरह के नंबर अगर आपने स्टोर करने हैं तो फिर आप इंटीजर डाटा टाइप यूज करेंगे, और इंट उनमें से एक है। मेमोरी में कितने बाइट लेती है जी? ये मेमोरी में 2 बाइट भी ले सकती है आपकी इंट डाटा टाइप, और मेमोरी में 4 बाइट भी जो है वो आपकी जो है ऑक्यूपाई कर सकती है। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है आपके कंपाइलर के ऊपर, और किसी हद तक देखा जाए तो आपके कंप्यूटर के ऊपर भी। और यहां फिर कंप्यूटर से मुराद मैं कहूंगा प्रोसेसर है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल 16 बिट प्रोसेसर है, जो कि यकीनन आप लोगों का 16 बिट प्रोसेसर नहीं होगा, तो 16 बिट प्रोसेसर में कंपाइलर जो है, अगर कंपाइलर भी 16 बिट जो है वो एप्लीकेशन है, तो फिर वो मेमोरी में इंटीजर वेरिएबल को 2 बाइट एलोकेट करेगा। अगर आपका 32 बिट प्रोसेसर है और कंपाइलर भी 32 बिट एप्लीकेशन है, तो फिर वो मेमोरी में इंट जो वेरिएबल होगा उसको 4 बाइट असाइन करेगा, ठीक है जी। 16 बिट के लिए कितने? 2 बाइट। और 32 बिट अगर मशीन है आपकी तो कितने? 4 बाइट, ठीक हो गया। और अगर 64 बिट है, 64 बिट आपकी मशीन है, ये 64 बिट
बिट्स आपकी मशीन है, तो ये कितने 8 बाइट जो है वो मिलेंगे, 8 बाइट। ठीक हो गया। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके कंप्यूटर और कंपाइलर के ऊपर, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एनसीसी कंपाइलर, जो कि बेसिकली 16 बिट जो है वो, क्योंकि एमएस डॉस बेस्ड एप्लीकेशन है तो ये 16 बिट एप्लीकेशन है। तो बेशक आपका कंप्यूटर 32 बिट है या आप 64 बिट प्रोसेस रन कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंपाइलर हमारा एनसीसी कंपाइलर ये 64 बिट कोड ही जनरेट करेगा, और 64 बिट कोड जनरेट करेगा तो फिर इसमें जो इंट आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं उनके लिए मेमोरी में ये 2 बाइट एलोकेट करेगा। हमारा एनसीसी कंपाइलर 2 बाइट एलोकेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज आप लेटेस्ट को कंपाइलर यूज करते हैं सी का, जैसे जीसीसी कंपाइलर है, तो अगर आप उसमें जो है वो 32 बिट एप्लीकेशन है वो, तो फिर वो मेमोरी में इंट वेरिएबल को 4 बाइट जो है वो एलोकेट करेगा वो कंपाइलर। तो ये वाइस वर्सा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं चीजें, आपका प्रोसेसर और आपका कंपाइलर। ठीक है जी। तो आप बल्कि इसको ज्यादा आसानी के लिए याद रखना चाहते हैं तो आप कंपाइलर के ऊपर जो है वो कहें कि कंपाइलर के ऊपर ये चीज डिपेंड कर रही है। अगर कंपाइलर 16 बिट है एप्लीकेशन, तो वो 2 बाइट इंट जो डाटा टाइप है उसको साइन करेगा मेमोरी के अंदर। अगर वो जो है वो 32 बिट है तो फिर वो उसके हिसाब से 4 बाइट एंड 8 बाइट वो करेगा अगर 64 बिट जो है वो आपका कंपाइलर है। तो ये चीज़ें जो है वो एक दूसरे से जारी बात है क्या कहते हैं इसको, वाइस वर्सा काम कर रही होती है। तो ये हो गया हमारे पास, और 2 बाइट में मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, ये वैल्यू आ सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू ये। तो ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज भी इसमें आपको बता दी कि अगर आप कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, हम डिक्लेयर करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन है, हमारा वही प्रोग्राम है, तो यहाँ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंट। मैं ये बाकी चीज़ें खत्म कर देता हूँ, हमारा इनके साथ अभी कोई काम नहीं है। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए, ये वेरिएबल हमने ए डिक्लेयर किया, और टाइप उसकी क्या रखी, डाटा टाइप इंट रखी। तो क्योंकि ये एनसीसी कंपाइलर है, 16 बिट एप्लीकेशन है, तो इसका मतलब है कि मेमोरी में ए को कितने बाइट मिलेंगे, इस 5 को स्टोर करने के लिए 2 बाइट जो है वो मिलेंगे, 16 बिट मिलेंगे, बिट्स मिलेंगे। ठीक है जी, 2 बाइट मतलब 16 बिट्स ही है ना, तो 16 बिट्स जो है वो इसको मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे। तो आप इसको जो है वो, हमें ए को प्रिंट करवाया हुआ है, ये स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा 5। मैं चाहता हूं कि मैं ये चेक करूं कि ए को मेमोरी में कितने जो है वो बिट्स मिली हैं, कितने बाइट्स एलोकेट हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास सी लैंग्वेज में एक फंक्शन है साइज ऑफ का, तो मैं साइज ऑफ इनटू ए लिखूंगा ना, अगर इसको प्रिंट करूंगा स्क्रीन के ऊपर, तो अब देखते हैं कि हमें वो बता देगा कि हमारा कंपाइलर ए को 2 बाइट दे रहा है या 4 बाइट दे रहा है या 8 बाइट जो है वो दे रहा है। तो सम ऑफ ए एंड बी, तो ये सम तो है नहीं है, मैं इसको खत्म कर देता हूं कंफ्यूजन ना हो, ये लिख देते हैं ए इज टेकिंग बाइट्स ऑफ। ठीक है जी, तो ए कितने बाइट ले रहा है हमारे मेमोरी के अंदर, चला के अब देखते हैं। तो 2 बाइट जो है वो ए जो है वो कंज्यूम कर है हमारी मेमोरी के अंदर। क्यों, क्योंकि ए क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, ये एक इंटीजर वेरिएबल है, और इंटीजर वेरिएबल है, और हमारा कंपाइलर कौन सा है, 16 बिट एमएस डॉस बेस्ड एप्लीकेशन है। तो हमारा कंपाइलर जो अब जैस प्रोग्राम को रन करेगा तो मेमोरी में ए को कितने बाइट एलोकेट करेगा, 2 बाइट एलोकेट। अगर यही हमारा कंपाइलर जो है वो 32 बिट होता तो फिर कितने, फिर आंसर क्या आना था, फिर 4 आना था, 4 बाइट जो है वो मिलने थे आपको मेमोरी में। और जाहिर बात है जितने ज्यादा नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी में एलोकेट होंगे उतनी बड़ी वैल्यू या उतनी छोटी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं उस वेरिएबल के अंदर। तो ये रेंज उसने हमें यहां बता दी है कि एक इंटीजर इंट टाइप वेरिएबल है, उसकी रेंज क्या है, -32,768 नेगेटिव वैल्यू से लेके 32,767 तक जो है वो हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब आपने नंबर सिस्टम जो है वो थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो बाइनरी में एज इट इज, यानी कि वो उनको स्टोर हम करते हैं। लेकिन जो साइंड नंबर होते हैं, यानी कि जैसे कि नेगेटिव नंबर है, तो ये एज इट इज स्टोर नहीं होते, बल्कि इनका टूज कंप्लीमेंट जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और और जो साइंड नंबर होते हैं उनमें जो एक बिट होती है वो आपकी यूज होती है आपके जो है वो साइन के लिए।
तो इसलिए नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी वहाँ से समझ आए। हमारे पास कैलकुलेटर ये है जी, बड़ा अच्छा कैलकुलेटर है हमारे पास। ये कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया और इस कैलकुलेटर में हम स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। ये स्टैंडर्ड उसका मोड था, यहाँ हम प्रोग्रामर मोड कर लेते हैं क्योंकि आजकल हम ज़रा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्रामर मोड में चले जाते हैं। और यहाँ हम जो है वो बाइनरी को क्लिक कर देते हैं और देखें हम क्या कह रहे हैं, कितने बाइट जो है वो इंट लेगा, 2 बाइट। 2 बाइट में कितने बिट्स होंगे, 16 बिट्स। तो 16 बिट्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर होगी, मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है ना, हम सारे 1 स्टोर कर दें, सारे 1 हो जाएं तो यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो देखें अगर मैं बाइनरी 16 1 लिखता हूं यहां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मैक्सिमम वैल्यू 16 बिट में ये स्टोर हो सकती है। ये वाली सारे 1 होंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगे, 2 ही तो बिट्स होते हैं आपके बाइनरी में, 0 या 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो, अगर बाइनरी हम 16 बिट है ना, तो 16 बिट में ये मैक्सिमम वैल्यू होगी बाइनरी में। और इसका डेसिमल देख लें आप ऊपर क्या लिखा हुआ है, 65,535, यानी कि 65,535 मैक्सिमम वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं 16 बिट्स में। पॉजिटिव वैल्यू, कौन सी पॉजिटिव वैल्यू, कहां से लेके, 0 से लेके। क्योंकि अगर हम कहें कि हम नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करना चाहते हैं, तो भाई नेगेटिव वैल्यू में आपका जो एक बिट होता है वो साइंड नंबर के लिए यूज होता है, तो फिर 15 बिट यूज होंगे। तो फिर मैं एक बिट को यहां से रिमूव कर देता हूं, ये देखें अब कितनी वैल्यू होगी, 32,767। 15 बिट जो है वो यूज होंगे वैल्यू के लिए, नंबर के लिए, और एक बिट जो है वो यूज होगा किसके लिए, साइन के लिए। तो इसलिए उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू तो 15 बिट के अंदर स्टोर होगी ना। तो जब 15 बिट के अंदर स्टोर होगी तो फिर मैक्सिमम वैल्यू आप देख लें 32,768। ये नजर आ रहा है आपको, 32,767, ठीक हो गया। तो जब हम नेगेटिव नंबर स्टोर करेंगे, साइन नंबर, तो जाहिर बात है वो टूज कंप्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। और वो नेगेटिव नंबर जो है वो ये हो सकता है, यानी इससे छोटा नंबर आप इंटीजर इंट टाइप वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, और इससे बड़ा नंबर आप इंटीजर इंट टाइप वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। वो आपके सामने है, क्यों नहीं कर सकते। जाहिर बात है भाई 16 बिट में जो है वो अगर हमने नेगेटिव नंबर भी, साइन नंबर भी स्टोर करना है और अनसाइन नंबर भी स्टोर करना है, तो फिर 65,000, फिर हम 15 बिट जो है वो यूज करेंगे, 15 बिट्स, फिर 16 बिट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बिट किसके लिए यूज हो रही है, साइन के लिए, ठीक है जी। तो ये आप इस थोड़ा सा एनालॉजी को, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजन होगी, क्योंकि उन अगर नंबर सिस्टम, ये बाइनरी, डेसिमल जो है वो, या वंस कंप्लीमेंट या टूज कंप्लीमेंट के बारे में जो है वो उनको आइडिया नहीं है, वो क्योंकि वो यहाँ लिखा भी नहीं हुआ और हमारे वो इस वक्त वो फोकस भी नहीं है कि हम उसके ऊपर बात करें। लेकिन मैं थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार ये फिर ये मिनिमम वैल्यू कैसे, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैसे आ गई है, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जिनको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है वो सिर्फ इतना याद रखें कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में, सी के प्रोग्राम में इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो जैसे आप डिक्लेयर करेंगे, जैसे ये किया इंट ए, तो ए को मेमोरी में कितनी जो है वो स्पेस मिलेगी, 2 बाइट। और 2 बाइट में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इंट टाइप वेरिएबल में क्या स्टोर हो सकती है, ये स्टोर हो सकती है। मिनिमम ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमम ये स्टोर कर सकते हैं। अगर इसे बड़ी वैल्यू स्टोर करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट वैल्यू मिलेगी। अगर इसे छोटी वैल्यू स्टोर करेंगे तो अंडरफ्लो हो जाएगा, आपको फिर भी इनकरेक्ट वैल्यू मिलेगी। तो आपने इसी रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है इंट में, ठीक हो गया। इसी तरह जो शॉर्ट डाटा टाइप है, ये बिल्कुल आपकी इंट डाटा टाइप की तरह काम कर रही है। तो दोनों सेम डाटा टाइप्स हैं, आप शॉर्ट इंट यूज करना चाहें या आप इंट यूज करना चाहें, कोई इशू नहीं, दोनों जो है वो सेम, दोनों के लिए बाइट्स भी सेम है। जो शॉर्ट आपकी डाटा टाइप है उसको जो है वो 2 बाइट मेमोरी के अंदर मिलेंगे सिर्फ, इसमें 4 वाला जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ जो है वो नहीं आया, ठीक है जी। और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू रेंज इसमें सेम है। तो शॉर्ट डाटा टाइप भी आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेरिएबल के शुरू में क्या लिखना पड़ेगा, शॉर्ट इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बेहतर है कि आपने अगर जो है वो इंटीजर नंबर स्टोर करना है तो फिर आप इंट ही यूज करें,
ठीक है, फिर आपको शॉर्ट इंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक डाटा टाइप है इंटीजर नंबर के लिए, और ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे आपकी इंट डाटा टाइप काम कर रही है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अनसाइंड इंट डाटा, यानी कि एक और डाटा टाइप आ गई, यहां तक डाटा टाइप है। ठीक है जी। अनसाइंड इंट डाटा टाइप इज यूज स्टोर ऑनली पॉजिटिव इंटीजर। तो देखें, अब देखें, पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ स्टोर करना है। किधर गया हमारा कैलकुलेटर? तो पॉजिटिव में क्या है, कि बल्कि आपको पहले मैंने बता दिया वो, इसमें इट टेक्स 2 बाइट। मेमोरी में कितने बाइट लेगा? 2 बाइट। और 2 बाइट के अंदर जो है वो रेंज क्या होगी? 0 से लेके 2⁻16 -1, एक क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक कम कम कर देंगे। तो रेंज क्या होगी? मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें 2 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 16। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 बाइट है। 2 बाइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? सबको 1 कर दें। तो जब सबको 1 कर दें तो ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू इसके बराबर है। ये भी हमने वो कैलकुलेटर के ऊपर करके देखा। लेकिन जब आप साइन नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो साइन नंबर में एक बिट जो है वो फिर एक जो है वो साइन के लिए यूज होगी, तो वहां फिर 15 बिट्स यूज होंगे। तो 15 बिट्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है? वो ये ऊपर बता दिया उसने, ये 15 बिट में ये मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है। समझे बात की? तो अगर आप चाहते हैं ना यार, मैंने एक वेरिएबल लेना है जिसमें मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करना है, और पॉजिटिव नंबर जो है वो भी कुछ 40-50 हजार से बड़ा ही होगा, तो फिर आप वहां इंट नहीं यूज करेंगे, फिर आप वहां क्या यूज करेंगे? अनसाइंड इंट यूज करेंगे। यानी कि आप यहां ये जो हमारे पास, सॉरी किधर गया है हमारा टर्बो, तो आप यहां क्या यूज करेंगे? अनसाइंड। ठीक है जी। तो आप ये लिखेंगे फिर यहां। अब आपका जो ए वेरिएबल है, इसको मेमोरी में भी 2 बाइट ही मिले हैं, लेकिन अब आप इसमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते। अब आप इसमें मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हैं? ए में। अब ए में मिनिमम वैल्यू 0 स्टोर कर सकते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू 65,535 स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें ये नहीं कर सकते, -12 नहीं स्टोर कर सकते, तो आपको इनकरेक्ट जो है वो वैल्यू मिलेगी। बात समझ आई? तो ये रेंज आपने याद रखनी है। वापस आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर आप कुछ बड़ा इंटीजर नंबर जो है होल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? लॉन्ग। और उसकी भी रेंज देख रहे हैं, अगर काफ़ी बड़ा या काफ़ी छोटा या काफ़ी बड़ा नंबर आप स्टोर करें, देखें इससे तो काफ़ी बड़ा ही है ना, ये 32,767 से लेके, उससे तो काफ़ी बड़ा नंबर है ये। ठीक है जी। तो इतना बड़ा नंबर जो है वो, ये रेंज उसने आपको दे दी है, तो इस रेंज के अंदर अंदर नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा नंबर है तो फिर आप वहाँ डाटा टाइप जो क्या रखेंगे? लॉन्ग रखेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह जो है वो अनसाइंड लॉन्ग डाटा भी है, यानी आप चाहते हैं कि नेगेटिव नंबर की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने पॉजिटिव नंबर स्टोर करना है, लेकिन इस नंबर से भी बड़ा करना है, यानी इस नंबर से भी बड़ा नंबर स्टोर करना चाहते हैं आप, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? अनसाइंड लॉन्ग। यानी आप यहां क्या लिखेंगे? यहां क्या लिखेंगे? अनसाइंड लॉन्ग। ये क्या हो जाएगा? यहां ऐसे लिखेंगे। अब ए में जो है वो नेगेटिव नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते, ये नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर कितना बड़ा स्टोर हो सकता है? ये पॉजिटिव नंबर स्टोर हो सकता है, और इससे बड़ा नंबर भी आप स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन काफी ये यानी ये वैल्यू भी काफी बड़ी है, काफी बड़ा जो है वो आपको रेंज मिल जाती है इसमें। तो ये है जी हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स हमारे जो है वो सी लैंग्वेज के, सी लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं। 5 इंटीजर है। तो आप इस टेबल को जरा बस नजर लगा के रखिएगा कि पेपर में ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि इंट जो है वो कितने बाइट लेगा, तो 2, शॉर्ट कितने 2, अनसाइंड इंट 2, लॉन्ग 4 और अनसाइंड लॉन्ग 4। तो आप कहेंगे यार ये लॉन्ग भी 4, ये अनसाइंड लॉन्ग, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? जो लॉन्ग है इसमें साइंड नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, ये और ये इसकी रेंज उसने आपको बता दी। लेकिन जो अनसाइंड है, यानी साइंड नहीं है, तो उसमें सिर्फ 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी, और फिर उसमें आपको ये है कि उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू वो आपको बड़ी मिल जाती है। तो ये टेबल आपने जो है वो इन वैल्यूज़ को समझें कि थोड़ा सा आपने रटा भी आपने लगा लेना है, तो अक्सर वो इनके बारे में पूछता है, और अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में गलती कर आते हैं कि वो 6, 8 और 6, 7 के में कन्फ्यूजन में जो है वो गलती कर आते हैं। तो और याद रखिए ये माइनस है 32,768, ये छोटा नंबर है, लोग कुछ स्टूडेंट इससे अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, कभी कहीं कभी मैथ का इशू है ना अभी तक चल रहा है, जो
बचपन से ही चल रहा है। तो कहते हैं यार ये तो 768 है और ये 700, ये बड़ा नंबर है भाई, ये माइनस है भाई, ये छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है इससे, ठीक है जी। तो इस टेबल को आपने समझें याद करना है। तो ये इंटीजर डाटा टाइप्स के बारे में जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शॉर्ट जो है कह लें क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया हमारा। उसके बाद साथ ही बिल्कुल वैसे ही सवाल फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप के लिए भी आ गया, ठीक है जी। टाइम देख लेते हैं हमारे पास जो है वो क्या है। तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जो है वो क्या है, वो तो हम बात कर चुके हैं पहले से, विद डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पार्ट इसमें होता है, ठीक है जी। और ये हम जो जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे इंटीजर और फ्लोट, तो उस वक्त हम ये पूरा पैराग्राफ वही है, आप पिछले लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। इस वक्त हमारा कंसर्न पता है क्या है, डिफरेंट डाटा टाइप जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वो सी में हमें कितनी अवेलेबल हैं जी, 3, एक फ्लोट, दूसरी डबल, तीसरी लॉन्ग। अब मैं इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट कहाँ आएंगे, टेबल के ऊपर, क्योंकि ये हमारा कंसर्न है। ये वो मैंने इसलिए ऊपर पढ़ा था वो ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, ठीक है जी। तो जो यहाँ लिखा हुआ है वो ये, यहाँ भी वही बात हो रही है कि एक डाटा टाइप फ्लोट कितने बाइट ले रही है, 4 बाइट, और कितनी मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है इसमें, ये मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है और ये मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है जी। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है ना, तो पावर फॉर्म में, क्योंकि जो बड़े नंबर्स होते हैं आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या तो आप उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो या फिर उनको आप साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखते हो। तो ये साइंटिफिक पावर फॉर्म के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन नंबर्स को वैसे तो नहीं लिखा जा सकता, वो फिर इतनी स्पेस है आपके पेज के ऊपर और फिर टाइम उसमें और हमने हमारे लिए एक शॉर्ट एंड तरीका है ये एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन, तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर हो सकता है 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻38 टू 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ जो है वो 38 तक। तो ये नंबर, और आप चाहते हैं यार इस नंबर से भी बड़ा नंबर जो है वो मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो फिर डाटा टाइप क्या रखें, डबल, लेकिन ये 8 बाइट जो है वो कंज्यूम करेगी। और अगर इससे भी बड़ा नंबर रखना चाहते हैं तो फिर लॉन्ग डबल रखें, ये 10 बाइट कंज्यूम करेगी। लेकिन याद रखिएगा कि आपने अगर एक नंबर स्टोर करना है 2.4 एक वेरिएबल में, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल में, तो आप इसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे, लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल रखेंगे तो वो कितने बाइट कंज्यूम करेगा, 10 बाइट कंज्यूम करेगा। भाई नंबर छोटा सा नंबर है, उस नंबर के लिए आपने अपनी मेमोरी के 10 बाइट जो है वो कंज्यूम करवा दिए। हालांकि आपको सिंपल यहाँ क्या रखना था, इसको फ्लोट रखना था इसकी टाइप को, ठीक है जी। यानी ये नंबर अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूं तो उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या रखनी चाहिए, फ्लोट रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा सा नंबर है। तो ये नहीं आपने करना कि आप कहें यार मैं तो बड़ी डाटा टाइप यूज़ करूंगा। भाई आप प्रोग्रामिंग में इस तरह के तो काम नहीं करते। ये ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग की जब बात होती है तो वहाँ हम इन चीज़ों को भी देख रहे होते हैं कि भाई आपने जो है वो एक वेरिएबल के अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी की होनी और मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि उसकी करेक्ट डाटा टाइप जो है हमने क्या सेट करनी है। तो ताकि मेमोरी में जो आपका प्रोग्राम लोड हो तो ना मेमोरी के ऊपर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट पड़े, ठीक है जी, और ना प्रोग्राम के कुछ साइज के ऊपर या इस किस्म का कुछ जो है वो इशू है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के लिए 3 डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। ये टेबल जो है वो आपने देख लेना है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपके जो जिनमें आपके जाहिर बात है ये क्या कह रहा है, जैसे फ्लोट डाटा टाइप यूज टू स्टोर रियल नंबर, रियल वैल्यूज। तो मैथ जाहिर बात है आप लोगों ने मैथ में पढ़ा हुआ रियल वैल्यूज के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। इसमें रैशनल नंबर्स भी शामिल है आपके, जैसे कि इंटीजर नंबर -45 भी आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपका जो है वो फ्रैक्शनल नंबर भी, आप पार्ट वाले नंबर भी शामिल हैं, कुछ भी, यानी 2.4 जैसे मैंने लिखा हुआ ये। इसमें आपके जो है वो इरेशनल नंबर जो हैं, जैसे √2 जो है वो इस तरह। तो दोनों किस्म के नंबर जो हैं इसमें आपके शामिल होते हैं। तो फिल वक्त खैर हम वो बात नहीं कर रहे, हम उन कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं कर रहे कि रियल वैल्यू नंबर्स क्या होते हैं, या हम सिंपली बात कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जो हमारी बात जल्दी पल्ले पड़ जाए हमारे स्टूडेंट्स के कि यार इशारिये वाले नंबर अगर स्टोर करने हैं किसी वेरिएबल में, डेसिमल पॉइंट वाले, तो 3 डाटा टाइप अवेलेबल है। तो आप ये इनके ज़रिए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये हो गया हमारे पास जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा की डाटा टाइप्स भी। तो इसमें इस टेबल को जो है वो आप जो है वो इसको इनमें ये नहीं वो पेपर में पूछता कि मुझे बताएंगे ये रेंज, ये बहुत कम ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, लेकिन ये पार्ट जो है वो पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक हो गया। तो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के बाद हमारे पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम एक दफ़ा जी, तो टाइम हमारे पास है थोड़ा से मिनट्स हैं, तो इसको बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
कह रहा है जी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट क्या एग्जाम्पल से बताएं भाई। ये बात हालांकि मैंने अभी ऊपर आपको बताई भी है। जब आप इन रेंज की बात कर रहे होते हैं, ये देखें हमने ऊपर ये रेंज की बात की है, तो सिंपल ही है, जब यार मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू आप स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और जब मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू, लेस देन वैल्यू, इससे भी छोटी वैल्यू स्टोर करेंगे तो अंडरफ्लो हो जाएगा। और अगर इंटीजर है तो उसको आप इंटीजर ओवरफ्लो या इंटीजर अंडरफ्लो कह सकते हैं। समझे बात की? तो यही डेफिनेशन यहां भी है। ईच टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल जो है वो स्टोर कर सकता है पर्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कि इंटीजर के केस में ऊपर मैंने रेंज आपको बता दी। एरर अगर होगा अगर वैल्यू आपने साइन की वेरिएबल को वो लेस देन हुई किससे, मिनिमम वैल्यू से, या वो बड़ी हुई किससे, मैक्सिमम वैल्यू से, तो फिर एरर आ जाएगा। एंड ओवरफ्लो अकर्स, ओवरफ्लो कब अकर होगा, जब वैल्यू असाइन करेंगे हम किसी वेरिएबल को मोर देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जब एक वेरिएबल में पॉसिबल वैल्यू फॉर एग्जांपल है ये वाली 32,700, तो इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। अंडरफ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइन्ड टू द वेरिएबल इज लेस देन पॉसिबल टू द मिनिमम वैल्यू। तो अंडरफ्लो कब अकर होगा, जब आपने वेरिएबल को ऐसी वैल्यू असाइन कर दी जो छोटी है किससे, उसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटी है, तो फिर अंडरफ्लो हो जाएगा। तो अगर ये इंटीजर के केस में हो रहा है तो उसको इंटीजर ओवरफ्लो करेंगे, ओवरफ्लो कहेंगे, या इंटीजर अंडरफ्लो कहेंगे। तो ये बड़ा आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो सारी बातों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली मैं आपको यहां बता देता हूं, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल है, अगर फॉर एग्जांपल इंट वेरिएबल है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है, 32,700 यही स्टोर हो सकती है ना। तो इसको जरा प्रिंट करते हैं, मैं ये फंक्शन यहां से हटा देता हूं, ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं, ए इज, मैं इसको रन करता हूं, ए इज 32, बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैं यहां क्या कर देता हूं, इससे बड़ी वैल्यू स्टोर कर देता हूं 9999, ये बड़ी वैल्यू है, 32,767 से बड़ी वैल्यू, तो इसको मैं रन करता हूं, वाह, -3 1 31,000 क्या 73 तक जो है वैल्यू, तो ये बड़ी इनकरेक्ट जो है वो वैल्यू जब स्टोर होगी, ये एरर है जिसको आप कह सकते हैं ना, जैसे वो रन टाइम एरर, तो इसको आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि रन टाइम एरर में आपका प्रोग्राम भी क्रैश हो जाता है। बहरहाल कुछ समथिंग लाइक दैट कि आपको गलत वैल्यू आपको मिली, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यार इसमें ए बेचारे कितनी कैपेसिटी थी नहीं जितनी आपने उसमें वैल्यू स्टोर कर दी। इसी तरह आप इसमें माइनस स्टोर करें, माइनस मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -32,000, यही हो सकती है। इसको रन करते हैं, बिल्कुल सही वैल्यू हमें नजर आनी चाहिए, ठीक हो गया, बिल्कुल सही वैल्यू, लेकिन जरा इससे भी छोटी वैल्यू मैं स्टोर करता हूं, ये चलें, यही कर देते हैं, यहां भी यही कर देते हैं, माइनस, ये तो बहुत छोटी वैल्यू, तो इसको जरा रन करते हैं, देखें रिजल्ट गलत आया हमारे पास, यानी जितने बिट्स उसने यूज कुछ कर ली, उसको जितनी को समझ आई उसने उसमें वैल्यू स्टोर की, वो वैल्यू उसने आपको दिखा दी, जो कि गलत है, हमने ये तो वैल्यू स्टोर ही नहीं की। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये अंडरफ्लो है, और जो पहले वाला केस क्या था, वो ओवरफ्लो था, ठीक है, जिसमें आपने बड़ी वैल्यू स्टोर कर दी थी उसके अंदर। तो ये है अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में जो है वो हम इतनी ही बात करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट प्रॉब्लम जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ आमतौर पे वर्क करते हुए आपको फेस करने पड़ते हैं, तो इनकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए हमारे पास जो है वो इतना ही, इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स के अंदर लिख दें। बहुत शुक्रिया जी आपका।